छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर गूंज सुनाई दी। इस बार मामला तथ्यात्मक रूप से सदन के सामने आया। पूरा मुद्दा सदन में ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए भाजपा के सदस्य अजय चंद्राकर ने उठाया, जिसमें इस बात की जानकारी मांगी गई कि प्रदेश में विदेश से आर्थिक सहायता प्राप्त एनजीओ कितनी संख्या में काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से जो तथ्य सदन में रखे गए, उसके मुताबिक गृह मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विदेशी फंड पाने वाली कुल संस्थाएं 364 हैं। 127 की वैधता समाप्त हो चुकी है, 84 की फंडिंग पर रोक है, 153 सक्रिय संस्थाएं हैं और प्रदेश में विदेशी अनुदान 300 करोड़ का है। सरकार के इस जवाब के बाद बीजेपी के विधायकों ने अपने मंत्री को जमकर घेरा। इन संस्थानों पर नकेल कसने के साथ धर्मांतरण को लेकर बीजेपी के विधायकों ने शिकायत की और कार्रवाई की मांग उठाई कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से, जसपुर से ज़्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के हैं। जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है, वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। इधर इस मुद्दे के उठने के बाद सरकार के द्वारा धर्मांतरण को रोक पाने में असफल होने का मुद्दा गर्माता दिखा। विपक्षी कांग्रेसियों को भी इस मामले में बोलने का मौका मिल गया, जिसके कारण सदन में गर्मागर्म बहस हुई। कांग्रेस के सदस्यों ने भी गृह मंत्री को धर्मांतरण रोकने में असफल बताते हुए जमकर घेरा। देखिए, धर्मांतरण क्या है? सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि अपने धर्म का प्रचार करना कहीं भी धर्मांतरण नहीं है। कोई भी आदमी जो इस देश में रहता है, उसको संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। पर अपने धर्म के प्रचार के दौरान वो किसी को व्यक्तिगत रूप से, किसी को लालच देके, किसी पर दबाव बनाए पर किसी को धोखा देकर अगर अपने धर्म पे मिलाता है, वो धर्मांतरण है। पर धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं है और इन लोग किसी भी आदमी के धर्म के प्रचार को अपराध मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है। गर्मागर्म बहस के बीच गृह मंत्री विजय शर्मा अपने ही विधायकों से धर्मांतरण के मसले पर घिरे नजर आए। हालांकि सदन में मंत्री विजय शर्मा ने धर्मांतरण पर कार्रवाई करने और विदेश से फंड प्राप्त करने वालों पर निगरानी रखने की बात कही है। विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ की संस्थाओं को विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण अलग अलग मुद्दे थे, लेकिन इन दोनों के कनेक्शन को जोड़कर देखने की बात जोर शोर से उठाई गई। विदेशी मदद से धर्मांतरण के कारोबार पर नकेल धर्मांतरण के नए कानून के बिना संभव नहीं दिखता। ऐसे में सरकार ने कानून बनाने की बात जरूर कही है, पर उसे अपने ही विधायकों के सवाल धर्मांतरण पर चुभते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा के उस गर्मा गर्म बहस पर जिसकी चर्चा चारों ओर है। और चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इस बार अपने ही विधायकों ने घेरा है सरकार को। ऐसे कई बार मौके आ रहे हैं जब मंत्री अपने ही विधायकों से घिरते नजर आ रहे हैं, पर मुद्दा जब अपनी पार्टी के एजेंडे से जुड़ा हो और उसमें अपने विधायक अपने मंत्री को घेरे तो उस पर बहस बनती है। इसीलिए हमने ये बहस रखी है और जानने की कोशिश की है कि धर्मांतरण का क्या कोई विदेशी फंडिंग कनेक्शन है, जिस मुद्दे को आज अजय चंद्राकर ने सदन में उठाया। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता और तेज तर्रार नेता मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और इस पूरे मुद्दे को उठाने के पीछे की क्या रणनीति है, विश्लेषण के जरिए समझाएंगे प्रकाश संधोता जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं गोपाल जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। और विधानसभा में क्या हुआ हमने बता दिया, सरकार ने संकेत दे दिया है कि धर्मांतरण को लेकर कानून लाया जाएगा, पर विदेशी फंडिंग जो हमारे प्रदेश में आ रही है, जिन संस्थाओं को ये फंडिंग मिल रही है, उसका उपयोग क्या हो रहा है, इस पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरीके से ये मसला उठ रहा है और इसका कोई कनेक्शन भी है। पहले हम प्रकाश चंद होता जी से ही समझने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में बहस के जरिए पक्ष और विपक्ष तो हम सुन लेते हैं, पर इसका निचोड़ क्या है, क्या कोई कनेक्शन भी है। प्रश्न था कि विदेशी फंडिंग आ रही है, जाहिर सी बात है अलग अलग संस्थाओं को विदेश से पैसे मिलते हैं, खासतौर पर सामाजिक काम करने के लिए, शैक्षणिक काम करने के लिए वो हो रहा है क्या है, लेकिन इसका कोई धर्मांतरण से कनेक्शन जोड़ा जा सकता है क्या, उस दिशा में जो बात हो रही है वो सच्चाई है क्या प्रकाश जी? देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बीच बीच में आवाज़ उठती रही। मुझे याद है 2003-04 की बात होगी, उस वक्त राजस्व सचिव जो थे उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेषित किया था सरकार को। उन्होंने कहा था कि कुछ समुदाय विशेष लोग कोरिया जिले में आते हैं, वहीं की आदिवासी महिलाओं को शादी करते हैं, बाद में वो जमीन हड़प लेते हैं और वो महिलाएं गायब हो जाती है। इस बात को लेकर कुछ दिन तक हंगामा हुआ, फिर बातें ठंडी पड़ गई। फिर बात आया कि एक धर्म संप्रदाय के संस्थान और माओवादी का मिली भगत हो रही है और जो प्रदेश के खिलाफ हथियार उठाए हैं, ये भी बात उठी। फिर हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो बस्तर संभाग में रहा, और वो रहा कि जो ग्रेवयार्ड यानी कि जो कब्रगाह है, वहाँ पे हिंदुओं की जगह पे क्या क्रिश्चियन अपना बरियल यानी कि अपना कब्र मान सकते हैं क्या। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसकी जो कब्रगाह है या जो दाह संस्कार का जगह है वो वही इस चीज़ को करे। कुल मिला के अगर बात करें, लगातार जिस दिन से छत्तीसगढ़ बना उस दिन से समय समय पर ये बात उठती रही है, और विपक्ष में जब भी बीजेपी रहे या पक्ष में भी रहे तब भी बात उठते हैं। मोहन जी, आपको याद होगा जब 2003 में सरकार बनी और फिर बाद में रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त एक धर्मांतरण कानून लाया गया, जो कानून अविभाजित मध्य प्रदेश में लाया गया था और जिसपे तहत जो भी धर्मांतरण करेगा उसको अपराध श्रेणी में रखा गया था, उसको और टाइट किया गया और कड़ा प्रावधान किया गया। लेकिन प्रदेश बनने के लगभग या सत्ता के 15 साल बीजेपी रही, फिर 5 साल 20 साल बाद आज फिर ये अगर कही जा रही है विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री है उनके द्वारा कि हमको नए कानून नए प्रावधानों की जरूरत है, तो क्या सीआरपीसी आईपीसी बदल दिया गया, जो भारतीय न्याय संहिता लाया गया, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? क्या उसकी आंखों में धूल झोंक कर इस तरह के काम हो रहा है? और रही बात विदेशी फंडिंग की, तो जहां भी फंडिंग होता है उसके लिए गृह विभाग की और विशेषकर आसूचना विभाग या जो हम खुफिया विभाग बोलते हैं आम बोलचाल में, उनकी रिपोर्ट रहती है। फिर उनको किसने नजरअंदाज किया और सरकार में बैठे लोग इन लोगों को फंडिंग कैसे दिलाते रहे? सवाल बहुत सारे आते हैं, आरोप लगते हैं, लेकिन राजनीति के भेंट चढ़ जाते हैं ये मुद्दे। इसीलिए अक्सर ये धर्मांतरण को राजनीतिक मुद्दे की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और इसलिए गाहे बगाहे जब चर्चा होती है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील देते हैं। और जैसा कि आज कांग्रेस ने भी कहा कि धर्म का प्रचार धर्मांतरण नहीं है, पर अगर धर्मांतरण हो रहा है जोर जबरदस्ती या पैसे के लोभ में तो उसे सरकार को रोकना चाहिए। कांग्रेस का पक्ष भी सुन लेते हैं, फिर सीधा जवाब गोपाल जी से लेंगे। मनीष जी, ये बहस चल रही है और बार बार सवाल उठता था कांग्रेस के सरकार में भी कि भाई धर्मांतरण को सरकार नहीं रोक रही है, अब भी कुछ ऐसी स्थिति बनती दिख रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पे बनता है? देखिए मोहन जी, जो भाई अटल श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही उसको मैं भी समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है हर व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसका प्रचार करने की स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान देता है।
यदि कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले में किसी रामलीला करता है, बाजू में कोई मस्जिद में कोई तेरावी पढ़ाता है या उसकी जो धार्मिक बातें करता है, तो स्वतंत्र है। इसमें किसी भी तरह की कोई बंदिश लगाना, मुझे लगता है कि किसी के भी अधिकार, किसी भी कानून में ऐसा लिखा नहीं कि उस पर आप बंदिश लगाएं। हाँ, यदि उसके माध्यम धर्मांतरण हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, लालच से हो रहा है, तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं लगातार इसकी काफ़ी सारी डिबेट अटेंड कर चुका हूँ मोहन भाई। मुझे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने कहा हो कोर्ट में या थाने में जाकर कहा हो कि मुझे जबरदस्ती बंदूक की नोक पे या पैसे का लालच देकर या किसी भी तरह का दबाव डाल के मेरा धर्म परिवर्तन किया गया है। मुझे एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के जो जितने जो बजरंग दल वाले, उनके जो अलग अलग बजरंग दल है और कौन कौन से दल है उनके, है ना, बहुत सारे दल चलते हैं आजकल, तो वो बताया मुझे कि ऐसा व्यक्ति लाकर दे, ऐसी महिला लाकर प्रस्तुत करे जो ये कहे कि मुझे जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो समकक्ष छोटे छोटे दल है, बजरंग दल है और 4-5 निकल गए हैं अलग अलग, छोटा बजरंग, बड़ा बजरंग दल, तो ये के जो लोग हैं उन लोग जाते हैं और जहाँ पे भी जैसे देखते हैं कोई मुद्दा नहीं है, कुछ ना कुछ किया जाए, तो कहीं कोई प्रार्थना सभा चल रही हो, वहाँ पे जाके तोड़फोड़ करते हैं, तो बोले धर्मांतरण हो रहा है। क्या धर्मांतरण का साक्ष्य उनके पास है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, रायपुर शहर के अंदर में टाटीबन में एक चर्च लगता है, वहाँ पे अगर तोड़फोड़ की, का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण नहीं हुआ तो बाजू की जमीन की बात करने लगा कि यहाँ पे मंदिर तो तोड़ दिया। अरे भाई, सीसीटीवी कैमरा लगा, किसने तोड़ा, किसने कार्रवाई की, आप उस पर बात करें। आप उस पर जो अल्पसंख्यक है, जो कम है, जो सीधे लोग हैं, उन पर आप हमला करना, डायरेक्ट उनके महिलाओं को मारना, पीटना और थाने में जाकर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करना। मैं कहता हूं कार्रवाई की बात करें तब करें जब आपके पास कोई साक्ष्य हो। यदि मैं किसी सभा में चल दूं और जाकर बोल दूं, या कोई दूसरे धर्म का विशेष समुदाय का पहुंच जाए, किसी पंडित जी आते हैं बाहर के बड़े प्रसिद्ध है, और जाकर बोल दे कि भाई यहाँ पे हमारे धर्म के लोगों को पंडित जी भड़का के दूसरे धर्म में ला रहे हैं, तो क्या उचित है? क्या यदि वो व्यक्ति कोई जा भी रहा है दूसरे धर्म का व्यक्ति और पंडित जी की बातें उसे अच्छी लग रही है, उसे ग्रहण करना चाहता है, या कोई दूसरे समाज का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में जाकर वो बातें सुन के उसे अच्छी लगती है, ग्रहण करना चाहता है स्वेच्छा से, तो उसमें मुझे लगता है कोई पाबंदी नहीं है। जबरदस्ती धर्मांतरण का मैं, कांग्रेस पार्टी का सभी लोग उसका विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम हिंदू बन जाए, ईसाई सिख बन जाए, सिख ईसाई बन जाए, जबरदस्ती इसका विरोध है। लेकिन कोई स्वेच्छा से अपने धर्म को चेंज करना चाहता है तो मुझे लगता है कि इसकी आज़ादी तो भारत देश का संविधान देता है, उसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उसके लिए है जो जबरदस्ती जो लोगों के प्रचार, जहाँ पे धार्मिक बातें हो रही है वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे क्या कानून होगा जो बिना साक्ष्य के ऐसे लोगों पे हमला करते हैं, ये भी थोड़ा स्पष्ट किया जाए। चलिए गोपाल जी, चौतरफा हमला सरकार के ऊपर है, और सरकार की ओर निगाहें इसलिए भी है क्योंकि आप लोग विपक्ष में थे, तो इसी डिबेट में आकर आप लोग हल्ला करते थे कि भाई होता नहीं है, धर्मांतरण रोकते नहीं है, जानबूझ के कोई एजेंडा है। अब तो आप लोगों की सरकार है और आप ही के लोग आरोप लगा रहे हैं विधायक कि भाई धर्मांतरण को नहीं रोका जा सक रहा है। ऐसे में क्या करेगी पार्टी, कैसा स्टैंड रहेगा आप लोगों का? नमस्कार साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कई बार हम डिबेट को ना नेगेटिव वे में लेते हैं। विधानसभा की चर्चा जो होती है वो सार्थक चर्चा होती है और सार्थक चर्चा के माध्यम से मुद्दे उठाए जाते हैं। आज पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तब धर्मांतरण को कभी इन्होंने मुद्दा ही नहीं बनने दिया। आज जो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर कभी कोई मुद्दा नहीं रहा, प्रदेश में कोई कानून नहीं रहा, या कानून की जरूरत ही क्या है, तो इस माध्यम में पूरी जानकारी देता हूं। और मैं होता जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने 2005 में लाए गए कानून का जिक्र किया। मैं आपको पूरी स्थिति क्लियर करता हूं। देखिए, सरकार की मंशा है एक एक्ट लाना, और वो एक्ट लाने की जरूरत इसलिए है कि सीआरपीसी और आईपीसी में जैसा होता जी कह रहे थे, उसमें धर्मांतरण को लेकर कोई विशेष अधिकार पुलिस के पास नहीं होती है। तो जब धर्मांतरण की परिस्थिति होती है तो किस कंडिका, किस धारा, किस के तहत केस है, ये पुलिस के सामने एक बहुत मुश्किलात परिस्थिति होती है, जिसको लेकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की पहली जब सरकार बनी 2003 में, तभी एक समिति बनाई गई। समिति ने शोध किया, शोध करके 2005 में विधानसभा में पारित करवाया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जो केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने उस एक्ट के ऊपर 23 प्रश्न लगाए, 23 प्रश्न, मैं गिन के बताता हूं, 23 प्रश्न लगाए।
2014 तक के 23 प्रश्न उन पर लगाकर उस एक्ट को स्क्रैप करने का काम किया और 2014 तक ही वो स्क्रैप करके गए। और एक चीज आपको जानकारी में बताता हूं, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताता हूं, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने समय काल में धर्मांतरण को विरोध में एक एक्ट लाया था। और जब कांग्रेस की सरकार बनती है, दोनों जगह पे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 7 दिन बाद वो एक्ट को स्क्रैप किया गया। कर्नाटक में सरकार की पहली कैबिनेट में 22वें दिन में उस धर्मांतरण के बिल को स्क्रैप किया गया। उसमें कहीं भी, ये मनीष जी भी बोल रहे थे कि धर्म को लेकर, प्रचार को लेकर माध्यम मनाही थी, कहीं भी मनाही नहीं थी। अगर मनीष जी वो गूगल में आज भी अवेलेबल है, आप पढ़िएगा, उसमें किसी भी धर्म विशेष का नाम भी नहीं था, उसमें किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति का नाम नहीं था। उसमें लिखा हुआ था, एनीबडी who preaches a God of any disciple will be, in Christianity he will be a priest, in Hinduism he will be a पंडित। मतलब इतना ट्रेंडी था, उसके बावजूद भी उस एक्ट को स्क्रैप किया गया। अटल जी बिना, जो आप आज सदन में बोल रहे थे, मुझे लगता है बिना जानकारी के बोल गए थे। उन्हें जानकारी लेनी चाहिए, जो एक्ट को स्क्रैप किया है कांग्रेस ने, उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और आज जो मुद्दे पे चर्चा हुई है, वो चर्चा सार्थक है। वो चर्चा इसलिए छत्तीसगढ़ में जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता होना चाहिए कि कांग्रेस के राज में कैसे धर्मांतरण हुआ है, कैसे 31 दिसंबर की रात को कैसे लोगों को मारा गया, पीटा गया, घर से निकाला गया, और उसके बाद जब वो थाने में रिपोर्ट कराने गए, भोले भाले आदिवासियों को ये कहकर मारा गया दोबारा पुलिस के द्वारा कि गलती आपकी थी। ये मैं किसी धर्म विशेष पर अब क्या होगा, लेकिन अब तो आपकी सरकार है गोपाल जी। अब आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये विजय शर्मा जी ने आज सबके सामने कहा है कि कठोर कानून लाने वाले हैं, और ये छद्म जो धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं, इनको हम बेनकाब करेंगे और इनको जेल के पीछे भी भेजेंगे। और आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नए नियम में, नए कानून में वो भी प्रावधान रहेगा कि किसी एनजीओ, किसी संस्थान में अगर विदेशी चंदा लेकर धर्मांतरण किया गया हो या धर्मांतरण की नींव रखी गई हो, तो उसका बिल्डिंग, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, सारी चीजों को राजसात किया जाएगा। मैं आपको इसमें आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी आपको इतना कठोर कानून देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है और इसीलिए कानून भी जरूरी है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि फंडिंग आती है और उसके जरिए धर्मांतरण होता है, क्या इसका कुछ कनेक्शन भी है? होता जी से एक बार फिर से समझने की कोशिश कर, अब कैसे रोका जाए? अभी तो कानून है नहीं होता जी, और अगर ऐसा दुरुपयोग विदेशी फंड के जरिए हो रहा है प्रदेश में, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? अभी सरकार फौरी तौर पर क्या कर सकती है? मोहन जी, मध्य प्रदेश में 1969 को 1969 को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता नियम लाया गया। जब छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश के सारे कानून को हम एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि आज के दिन में छत्तीसगढ़ में धर्म को लेकर अपना कानून है। नहीं यह कहना गलत होगा, कानून है। अब उस कानून का कितना प्रभावी कदम उठाया गया और जब सत्ता में थे उस कानून के तहत कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, यह हम विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर विजय शर्मा जी को लगता है कि प्रदेश में या प्रदेश में एक अलग कानून लाना चाहिए ताकि धर्मांतरण रोका जा सके, तो निश्चित रूप से जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब ये बात जोर शोर से उठा कि प्रदेश में धर्मांतरण की लहर चल पड़ी है। जब सत्ता में आए तो बीजेपी को इस बात को तथ्यों के साथ सामने रखना चाहिए ताकि एक डिस्कशन, एक वितर्क प्रदेश भर में हो पाए, लोग वस्तुस्थिति जान पाए। रही बात, जो बात आप कह रहे हैं कि इस तरह का फंडिंग की, देखिए बिना फंड के कभी संभव नहीं होता। अगर देश में अगर हम बात करें, पड़ोसी राज्य उड़ीसा के कंधमाल में दंगा हुआ, वहां पे फंडिंग किसकी थी? देश में कुछ जगह ऐसे हैं जहां दंगे हुए क्रिश्चियन और हिंदू के बीच में या दो संप्रदाय के बीच में, और वहां पे जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वो स्वयं चालित था। तो इसका मतलब है
कोई तो कोई होगा जो फंडिंग कर रहा होगा। वो फंड कहां से आता है? देश मान लो पे आता भी है तो क्या उसको रोका जा सकता है क्या? किसी निश्चित इसमें रूप से। खर्चा मत करिए, ऐसे मत खर्चा करिए, अगर कैसे पता मोहन जी अगर कोई भी ताकत देश के विरोध में काम करता है तो उसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि देश की सार्वभौमता, अखंडता सर्वोपरि है। लेकिन तथ्यों के साथ बात करेंगे तो शायद लोग ज्यादा इसको सहज सरल भावों से समझ जाएंगे। और जो देश में कई इस तरह की चीजें हुए हैं, उसके बाद आज प्रदेश में जिस तरह से बातें सुप्रीम कोर्ट तक गया, बरियल ग्राउंड की बात मैं कह रहा हूं, लोगों को दफनाने को लेकर जो बात उठी, सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गया? क्यों छत्तीसगढ़ ने इस पे कानून नहीं बनाया, या इसको लेकर कोई तर्क वितर्क क्यों नहीं हुआ? अगर इसको हम समाधान कर लेते तो बातें बाहर तक नहीं जाती। लेकिन हम अपने लेवल पे, सत्ता किसी का भी हो, कांग्रेस 5 साल रही, उसको नहीं सुलझाया, बीजेपी सत्ता में आई है, वो उम्मीद करे, वो इसको जिस तरह से विजय शर्मा कह रहे हैं हम कानून लाएंगे, निश्चित रूप से कानून होना चाहिए, कोई भी इस तरह की गलत गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये बड़ा ग्रे एरिया है। अंग्रेजी में कह दो, ब्लैक भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है, इसको ग्रे कहा जाता है। फंड आया, फंड कैसे गया, कहां इस्तेमाल हुआ, धर्मांतरण कैसे हुआ, और अगर हम किसी को कन्विक्ट करा पाते, इसमें सजा दिला पाते, तो बातें हमारी और ज्यादा मजबूती मिलती। जी ठीक है, चलिए अब गोपाल जी से भी समझ लेते हैं। चलिए कानून जब आएगा तब आएगा गोपाल जी, पर जो फंड आ रहा है कैसे पता चलेगा? जैसे आरोप लगाए दिए जा रहे हैं कि जो फंड आया है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आ रहा है, उसका उपयोग हो रहा है धर्मांतरण में, ऐसी चीज़ों को तो रोकना मुश्किल है भाई। कोई प्रचार प्रसार तो संस्था या धर्म के लोग करेंगे, उसमें क्या गलत है, और रोकेंगे कैसे इसे आप? देखिए, 2 चीजें हैं। पहले तो होता जी का मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो धर्मांतरण की बहाव आ गया था, फ्लो आ गया था, उसको लोगों के सामने लाना चाहिए होता जी। और आपका कहना एकदम 100% सत्य है, और इसी सत्य के आधारित आज विधानसभा में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक शुरू नहीं करते तो ये तथ्य कभी बाहर नहीं आते। आप ये समझ लीजिए कि बीरनपुर की जो घटना घटी थी, वो धर्मांतरित होकर शादी होने को लेकर हुआ। ये कोई मना नहीं कर सकते। आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार है मोहन जी, और प्रकाश जी भी इतने वरिष्ठ पत्रकार है। अगर धर्मांतरण को लेकर कानून रहता, धर्मांतरित होकर शादी करने को लेकर कानून रहता, तो बीरनपुर की घटना नहीं होती, इस पे कोई दो मत नहीं। और आपको आश्चर्य होगा, तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी जिस साहू समाज के संरक्षक है, उस साहू समाज के उसी लेटर हेड पे तत्कालीन एसडीएम को चिट्ठी लिखा साहू समाज ने कि धर्मांतरित होकर शादी हो रही है, कृपया इसको रोकने को लेकर प्रस्ताव करिए। लेकिन क्योंकि उनके पास भी कोई प्रावधान नहीं था, उनके पास ये 2 लाइन है, एन ऑफेंस द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड शैल नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ये 2 लाइन है। इस 2 लाइन के आधार पर उनको न्याय करना था या उनको इन्वेस्टिगेशन करना था, तो नहीं हो पाया। तो इन चीजों को अगर विधानसभा में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में इन्हें पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया मोहन जी कि अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन पे पैसा आ रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। तो जो नया कानून आ रहा है, जो नए कानून पर बातचीत हो रही है, उसमें राजसात होने तक की बातचीत हो रही है। और प्रक्रिया देखिए, जब धर्मांतरण होता है पूरे समाज के सामने होता है और पूरे समाज को पता होता है कि धर्मांतरण हो रहा है। अगर किसी जगह पे, मैं क्षमा चाहता हूं किसी के ठेस लगे, तो किसी जगह जहां भाग रहा हो या जहां कथा हो रहा हो, वहां पे अगर कोई पंडित जी बोल दे कि ऐसे करके कार्य करने से आपकी नजर बाधा दूर हो जाएगी, तो उसको लेके बहुत बातचीत होती है। ठीक है। लेकिन किसी दूसरे धर्म के सभा में एक अपाहिज को भी चलता हुआ दिखाया दिया जाता है, उस पर बात नहीं होती। चलिए, इसका दायरा तो निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून बनाने की जरूरत है कि किसी को प्रभावित करने के लिए गलत हथकंडों का इस्तेमाल ना किया जाए।
कांग्रेस ऐसे मसलों पर चुप रह जाती है मनीष दयाल जी, और कुछ बोलती नहीं, फंडिंग के मामले में या धर्मांतरण होता है, इसलिए कांग्रेस पर भी सवाल उठता है। देखिए मोहन जी, मैं पूरा डिबेट आज आपका मैं सुन ही रहा हूँ। मुझे लगता है इसका कोई महत्व नहीं है डिबेट का, आपने जो रखा था आज, चूंकि ये बात उठी विधानसभा में इसलिए आपने रख लिया। अभी तक एक भी मुद्दा धर्मांतरण का प्रस्तुत नहीं हुआ जिसमें कोई लॉजिकल प्रूफ हो, सिर्फ बातें हो रही है। धर्मांतरण कानून बना हुआ है, जिनको नहीं पता कानून नहीं है वो जाकर पता करे कानून क्या है। धर्मांतरण गूगल सर्च के धर्मांतरण कानून है, बिना आप अपनी, आजकल तो और स्ट्रिक्ट हो गया कानून। जब से मोदी जी आए उन्होंने कानून बनाया था कि आपको यदि धर्मांतरण करना है, किसी भी धर्म से जाना है, विशेष धर्म में जाना है, तो आपको एक एफिडेविट बना के देना है कि मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूँ ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो धर्मांतरण जैसी चीज़ें तो मैं प्रदेश में घूमता हूँ, ज़बरदस्ती कोई किसी को धर्म परिवर्तन करा है मुझे तो नहीं दिखा। दूसरी चीज़ है, ये जो कानून बनाने की बात करते, कानून ऑलरेडी बना है, उसका पालन करिए ना। आपके पास प्रूफ नहीं है, आप चाहते हैं कि बिना प्रूफ के आप किसी व्यक्ति को धर्मांतरण का कोई नया कानून बना के उस पर दबाव डाला जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। अभी भी वही हो रहा है। और इन्होंने कहा 2014 से इनका कानून है, 14 के बाद तो मोदी जी की सरकार है, आपने क्यों नहीं किया? आपकी रमन सिंह जी की सरकार भी थी बीच में, आपने क्यों उस समय कानून को पास नहीं करवाया? जो बता रहे थे कि यहाँ से पास होकर चला गया था, भाई मैंने बताया ना, पास होकर चल दिया था। 2014 तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, उसके बाद तो लगातार मोदी जी गवर्नमेंट है। आपकी यहाँ पे सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी रही है, वहां पे भी रही है, तब क्यों नहीं पास कराया आपने? फिर आप दूसरे पार्टी पे, दूसरी सरकार पर आरोप देते हैं। आप लोग थे गोपाल जी, आप लोग ने क्या किया? दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ, फंडिंग की बात बता रहा हूँ मैं, फंडिंग की बात बता रहा हूँ मोहन भाई। आप लोग जो फंडिंग समझ रहे हैं आसान है, मुझे लगता है कोई जानकार व्यक्ति आप बैठाते तो उसे पता चलता है कि ये फंडिंग प्राप्त करने के लिए कोई फंडिंग हो। यदि इंडिया का भी कोई लोग जैसे पैसे बाहर भेजते हैं, इस्कॉन मंदिर को ट्रस्ट को देते हैं, या विवेकानंद जी के जो ट्रस्ट है वहाँ पे जहाँ पे हिंदू धर्म की वहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, बाहर पे आपके जो गीता वाला एक तो ग्रुप बना है वो भी बाहर जाते हैं प्रचार करने, अमेरिका जाते हैं, तो इंडिया से पैसे जाते हैं। तो पैसा ऐसा भेजना बहुत मुश्किल, आसान नहीं है कि आपने अपना एक तो अकाउंट खोला है। उसके लिए कम से कम 24 ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें 5-6 ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसका सर्टिफिकेशन और अप्रूवल जो होता है केंद्र गवर्नमेंट देती है। केंद्र सरकार वहाँ बैठी थी, वो अप्रूवल करती है, मॉनिटरिंग करती है कि कितना पैसा आ रहा है। होता जी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन होता जी को ये समझना पड़ेगा हर फॉरेन जो पैसा होता है वो टेरर फंडिंग नहीं होता है। टेरर फंडिंग डिफरेंट थिंग है। और यदि किसी विशेष धर्म या किसी अलग संस्था को दिया जा रहा है कि वो विकास कार्य करे, गरीबों को उत्थान के लिए हॉस्पिटल खोले, तो वो फंड अलग होता है, उसका हिसाब दिया जाता है। हर साल उसकी जो ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है वो जमा होती है, ना सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में जमा होती है। और जिसके पास जो पैसा भेज रहा है, जैसे मोहन तिवारी जी ने फॉरेन से भेजा, तो मोहन तिवारी जी को भी डिटेल दी जाती है ताकि वो वहाँ पे पता चले कि मैंने जो पैसा भेजा है उसका इलीगल उपयोग नहीं हुआ है। मेरे पैसे से कोई बंदूक नहीं खरीदी गई, मेरे पैसे से कोई बम नहीं खरीदा गया, मेरे पैसे का उपयोग एक गरीब की शिक्षा के लिए हुआ है, एक गरीब के इलाज के लिए हुआ है। वो पैसे का जवाबदारी जो होती है वो जो देने वाले से लेकर लेने वाले तक की जवाबदारी होती है। और अभी तक लगातार जो है जितनी भी जगह पैसे आते हैं वो सबका जवाब मिल रहा है। तो उस पर आप ये ऐसे कि पैसा रोक के किसी का आप मोहर डाउन करके, ये गलत आरोप लग रहा है। ये ठीक है, चलिए गोपाल जी जल्दी, समय आखिरी। पहला उत्तर, हमने अपना पूरा प्रयास किया था पिछले सरकारों के दौरान भी कि धर्मांतरण पे कानून लाएं, और कांग्रेस ने उस धर्मांतरण के कानून को स्क्रैप करने का काम किया। तो मैंने इसी डिबेट में दो दूसरे राज्यों का भी एग्जाम्पल दिया। अगर कांग्रेस गूगल में सर्च करिए धर्मांतरण कानून क्या है, कानून ला के, कानून तो ऑलरेडी है। हिमाचल प्रदेश में क्यों स्क्रैप किया भाई? ऑलरेडी कानून तो है, उस पर और क्या लाना चाहते हो आप? आपने कानून पढ़ा ही नहीं है। मुझे भाई आप पढ़िए ना कानून की धारा, मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, आपको पूरे कानून का धारा भेज देता हूँ आपको मैं। धर्मांतरण क्या कानून है? कानून में कहीं ये भी नहीं लिखा है कि किस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाएगा। कुछ लूप होल है। आप कानून की बात करें, कानून क्या चाहते हैं? कैसा कानून बने आप चाहते हैं? कैसा कानून चाहिए? यदि मान लो कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बनना चाह रहा है, आपके जुदेव जी जो है वो जो अलग अलग जाति के लोगों को हिंदू धर्म में ला रहे हैं खुलेआम, तो उस पर रोक लगेगी? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ सर, सुनिए ना, एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो आपके दिलीप सिंह जुदेव जी हैं, उनके जो पुत्र हैं वो चला रहे हैं घर वापसी। क्या काम घर वापसी क्या है भाई? घर वापसी जो ला रहे हैं वो क्या है? वो जाति तो परिवर्तन करा रहे हैं ना। यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति को वो हिंदू बना रहे हैं तो धर्मांतरण के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? ये भी धर्मांतरण हुआ कि नहीं, मुझे बताइए।
धर्मांतरण मतलब किसी व्यक्ति को डांट के डपट के जबरदस्ती उसका परिवर्तन कराना। चलिए ठीक है, समय की बाध्यता है, विषय काफी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए होता जी जल्दी जल्दी अपनी बात, चलिए आ गई बात, आ गई ठीक, आ गई उसके लिए कानून बनेगा तो सारे नियम बनेंगे। होता जी जल्दी अपनी बात, ठीक ठीक मोहन चलिए भाई इस पे एक पेज है, वो जो मध्य प्रदेश के जमाने में जो कानून बना 1968 का कानून, उसको बाद में संशोधित भी किया गया। एक उसमें है कि कलेक्टर का रिपोर्ट रहेगा, और जो छत्तीसगढ़ ने बनाया उसमें यह भी था जो धर्मांतरण होना है तो 1 महीना पहले नोटिस देगा, कोई नोटिस नहीं देता, सब अपने अपने हाँ, ताकि पता चल जाए कि भाई कौन व्यक्ति जा रहा है। इसीलिए कलेक्टर का और एसपी का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में, क्योंकि कलेक्टर उसमें लिखा है डीएम रिपोर्ट देंगे और वो सर्टिफिकेट भी देंगे ये धर्म परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो अगर हम डेमोग्राफिक पैटर्न की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं पे भी अगर विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो उसको अध्ययन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, बेहतर कानून बनना चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह से बीजेपी के बाद उठा रही है, बीजेपी और तथ्य लाते तो हो सकता है सबके दिलों में ये बात और आ जाता कि नहीं, ये कानून हमारे लिए है, हमारी भलाई के लिए है और हमारे अखंडता के लिए है, ये और ज्यादा अच्छा होता। चलिए कानून आएगा तो और बात करेंगे, लेकिन अभी इसकी बहस इसलिए भी गर्म है क्योंकि कुछ जगहों पर फंडिंग की खबरें हैं। पर फंडिंग क्या धर्मांतरण में उपयोग होता है, इसी पर अभी बहस चलती रहेगी, चीज़ें तथ्य सामने आएंगी तभी हम इस पर कुछ कह पाएंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ मनीष दयाल जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। प्रकाश संधोता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और गोपाल समांतो जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।